वो बोलने लगती कि भैया बाहर खड़े हैं, मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं। वो गोपाल अपने पूरे परिवार को लेकर अमर सिंह के साथ उस खंडर में अंदर चले जाता है। वहाँ पर एक बहुत छोटा सा ही मेला था, लगभग 2 या 3 ही दुकानें थी और वहाँ पर लोग प्रसाद। कई बार हमें प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम अपने साथ वाले या अड़ोस पड़ोस वाले से अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं ताकि उसका कोई सोल्यूशन निकल सके। ऐसा ही हुआ तेजपाल के साथ। उसके घर में कई दिनों से प्रॉब्लम्स आ रही थी, कभी उसके बच्चे बीमार हो रहे थे, कभी उसकी पत्नी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या किया जाए। इतनी ही उसके घर में कमाई का साधन था और इतने ही बच्चे और परिवार की बीमारी में पैसे जा रहे थे। वो इस परेशानी से तंग आकर अमर सिंह से मिलता है, जो कि उसके पड़ोस में ही रहता था। तो अमर सिंह उसे पूछता है कि क्या बात है विजयपाल, आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हें? तो विजयपाल उसे कहता है कि यार मैं तो घर परिवार से बहुत परेशान हूँ, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी मेरी पत्नी और कभी मेरी माँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो अमर सिंह उसे कहता है कि बस इतनी सी बात, तुम मेरे साथ चलना, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं करवाऊंगा। तो उससे तेजपाल बोलता है कि समस्या का समाधान? तो बोलता है कि हाँ, जो हमारे गुरुजी है ना, वो ऐसी समस्याओं को ऐसे चुटकी बजाकर खत्म कर देते हैं जैसे ये समस्या कभी थी ही नहीं। तुम एक बार मेरे साथ चलना, अपने पूरे परिवार के साथ, मैं तुम्हारी इस समस्या को वहीं जड़ से खत्म करवा के लाऊंगा। आते वक्त तुम भी बोलोगे कि वाह यार, तुमने क्या गुरुजी से मिलवाया। तो पहले तो जो विजय सिंह है वो थोड़ी आनाकानी करता है कि नहीं यार, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, ना ही मेरी फैमिली इन सब चीज़ों में विश्वास करती है। तुम्हें तो पता है ना हमारा परिवार कैसा है, हम इन चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तो अमर सिंह उसे बोलता है कि बेशक से तुम विश्वास नहीं करते, तुम ऐसे ही चलो, वहां पर मेला भरता है, परिवार को बोल देना कि मैं तुम्हें मेले में घुमाने जा रहा हूँ, वहां पर मेले भी देख लेंगे और गुरुजी से भी मिल लेंगे। तो विजयपाल उसे बोलता है कि हाँ ये सही है, परिवार वाले आनाकानी भी नहीं करेंगे जाने में, और मेले के नाम पे तो बच्चे और मेरी पत्नी बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, चाहे मेले के नाम पर उन्हें कहीं भी घुमाने ले जाओ। तो ये कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वो विजयपाल है, वो घर जाकर अपनी पत्नी से बताता है कि कल हमें मेले में जाना है। तो उसकी पत्नी बताती है कि अब कौन सा मेला है, हमारे पास वाले गांव में ही एक मेला भरता है, एक हमारे गांव में भरता है, दोनों के दोनों पहले ही भर चुके हैं, अब कौन सा मेला है। तो बताता है कि यही थोड़ी दूर लगभग 10 किलोमीटर पर एक मंदिर है, वहां पर मेला भर रहा है, तुम कहो तो मैं तुम्हें कल ले चलूं। तो बोलती है कि ठीक है, मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बच्चों के स्कूल का क्या? तो बोलता है कि एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक दिन की तो बात है, वैसे भी ये बीमारी के नाम पर इतनी छुट्टी मारते हैं और तुम भी काम करने में आनाकानी कर रही हो। तो बोलते हैं कि मेले और काम का तो कोई संबंध नहीं है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो बोलता है कि मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, कल सुबह तैयार हो लेना, हम कल सुबह ही चलेंगे। जैसे ही सुबह होती है, विजयपाल की पत्नी किरण जल्दी से उठ के घर का सारा काम निपटा देती है। अभी तो विजयपाल खाट में से उठा भी नहीं था और वो उसे उठाती है कि क्या बात है, मेले में नहीं जाना? को तो इतनी फेंफे मार रहे थे, अब क्या बात है, जाना नहीं है क्या? अगर तुमने ये बोला कि वो मजाक था तो ये मजाक तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। ये कहकर किरण ने अपनी आंख दिखाई। अब विजयपाल तुरंत खड़ा होता है और बोलता है कि इतनी जल्दी मेला थोड़ी भरने वाला है, उसमें टाइम लगेगा, लगभग 10 बजे के आसपास मेला भरता है और तुम लोग 5 बजे ही तैयार हो लिए, अभी बहुत टाइम है, अपने घर का काम निपटा लो। और तुम दोनों, वो अपने बच्चों को बोलता है, स्कूल का काम कंप्लीट कर लेना, छुट्टी ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम ही नहीं करो। और वो दोनों बच्चे काम पर लग जाते हैं और विजयपाल की पत्नी किरण भी काम करने लग जाती है घर का। अब विजयपाल बोलता है कि
पैदल थोड़ी जाएंगे, किसी का टेम्पो करना पड़ेगा, मैं टेम्पो करने के लिए जा रहा हूँ। और वो अपने दोस्त अमर सिंह के पास जाता है, अमर सिंह के दरवाजे को खटखटाता है और अंदर से अमर सिंह अपनी आंखों को मसलता हुआ बाहर आता है और बोलता है कि क्या बात है विजय सिंह, बहुत जल्दी आ गए, कुछ काम है क्या? तो बोलता है कि यार तुमने ही तो बोला था कि वहां पर गुरुजी के पास जाना है मेले में, पूरा परिवार तैयार है मेरा, कब चलना है वहां पर? तो बोलता है कि ठीक है तुम थोड़ी देर रुको, चलते हैं। विजयपाल उसे बोलता है कि यार किसी का टेम्पो भी तो करना पड़ेगा। अब अमर सिंह उसे बोलता है कि यार तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तुम्हें पता नहीं है, मैं टेम्पो ही तो चलाता हूँ पूरे दिन, यहाँ पर गली मोहल्ले में जब टेम्पो निकलता हूँ तो तुम मुझे देखते नहीं हो क्या? अब जब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो अपने टेम्पो को भी ले चलूंगा, मुझे कौन सा तुमसे किराया लेना है? विजयपाल उसे बोलता है कि भाई बेशक से टेम्पो तुम्हारा है, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री में लेकर जाओगे, वो कौन सा पानी से चलता है? तो अमर सिंह उसे बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे तुम ऐसा करना, मुझे सिर्फ जितना तेल लगे उतने ही पैसे दे देना। तो बोलता है कि चलो ऐसा कर लो, ठीक है। 10 बजते हैं, अमर सिंह टेम्पो लेकर विजयपाल के घर के पास आ जाता है। तो वो उसे बोलता है कि चलो भाई दोपहर होने वाली है, क्या यही दिन निकाल दोगे? घर के अंदर से विजयपाल की पत्नी निकलती है, तो बोलती है कि भैया आप चल रहे हो क्या? तो बोलता है कि हाँ जी मैं ही चल रहा हूँ। तो बोलती है कि आप 5 मिनट रुको, वो तैयार हो रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं। और उसके बच्चे और उसकी विजयपाल की जो माँ थी वो आकर टेम्पो में बैठ जाती हैं और विजयपाल की पत्नी और विजयपाल भी दोनों आकर बैठ जाते हैं। तो वो जैसे ही रास्ते में जाते हैं तो बोलती है विजयपाल की पत्नी किरण कि तुमने तो बोला था कि 10 किलोमीटर है, हम तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर आगे आ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? तो बोलते हैं कि तुम्हें मेले में जाना है ना, तो मैं तुम्हें मेले में ही लेकर जाऊंगा, थोड़ा आगे है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोलते हैं कि ठीक है। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक छोटा सा मेला लगा हुआ था, किसी गांव में एक छोटा सा ही मंदिर था। वो उस मंदिर पे पहुंचते हैं, वहां पर कोई ज्यादा बड़ा मेला नहीं था, बहुत छोटा सा ही मेला था, लगभग 2 या 3 ही दुकानें। कुछ लोग वहां पर भंडारे में प्रसाद ले रहे थे, कुछ लेकर जा रहे थे, मतलब भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा नहीं थी, ऐसे लग रहा था जैसे मंदिर पर एक छोटा सा ही प्रोग्राम है गिने चुने लोगों का। लेकिन वो वहां पर प्रसाद लेते हैं, मंदिर में घूमते हैं, मेले में से उसके बच्चे सामान खरीदते हैं और विजयपाल और अमर सिंह आकर टेम्पो में बैठ जाते हैं। तो विजयपाल उससे पूछता है कि तुम मुझे गुरुजी से मिलवाने वाले थे, कहाँ है गुरुजी? यहाँ पर तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर तो सिर्फ अपने जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर तो मुझे लगता है मंदिर में कोई साधु संत भी नहीं है। तो बोलता है कि महाराज जी यहाँ नहीं है, थोड़ा पीछे रह गए हैं, मैंने सोचा पहले इनको मंदिर में घुमा दूं, उसके बाद महाराज जी से मिलवा दूं, क्योंकि बच्चे हैं, अगर पहले वहां जाते तो वहीं भी चल जाते कि हमें मेले में जाना है, इसलिए मैं पहले इनको मेले में लेकर आया हूँ। तो बोलता है कि चलो ये भी ठीक किया, लेकिन महाराज जी यहाँ मंदिर पे नहीं रहते? तो बोलते हैं कि नहीं महाराज जी मंदिर पर नहीं रहते, वो ऐसे वैसे महाराज नहीं है, बहुत ही सिद्ध हैं, वो घर परिवार से और मंदिरों से दूर रहते हैं। तो विजयपाल बोलता है कि ऐसा कौन महाराज है जो मंदिरों से भी दूर रहता है? तो बोलता है कि हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं, वो खुद किसी भगवान को नहीं मानते, खुद किसी भगवान की पूजा नहीं करते, वो ऐसे ही लोगों को ठीक कर देते हैं बिना किसी भगवान के आशीर्वाद के। तो बोलता है कि यार ये तो बड़ा अजीब मामला है, मैंने आज पहली बार सुना है कि कोई गुरुजी है, कोई साधु संत है और वो भगवान को नहीं मानता, उसकी पूजा पाठ नहीं करता और फिर भी वो इतना पावरफुल है। तो बोलता है कि हाँ ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी। तो बोलता है कि चलो मिलवाओ फिर आज गुरुजी से। और वो जैसे ही उसका पूरा परिवार आकर टेम्पो में बैठता है, चलने के लिए थोड़ी दूर लगभग 3 किलोमीटर ही चलते हैं और एक छोटा सा मकान जैसा था पुराने जमाने का, उसका दरवाजा भी ऐसे एक तरफ लटक रहा था
मानो कभी भी गिर सकता है। उसकी दीवारें भी एकदम ऐसी थी, पुराने जमाने जैसी, कड़ियों वाली लकड़ी की छत। तो बोलते हैं कि महाराज जी यहाँ रहते हैं। तो अमर सिंह उसे कहता है कि हाँ महाराज जी यहीं रहते हैं। महाराज जी धन माया से दूर रहते हैं, इसलिए यहीं पर रहते हैं, उन्हें यहीं पर ही रहना पसंद है। तो उसे विजयपाल कहता है कि चलो ठीक है। तो विजयपाल की माँ बोलती है उसे कि तुम यहाँ कहाँ खंडर में ले आए, यहाँ कहाँ भूत प्रेत दिखाने लाए हो हमें। तो विजयपाल बोलता है कि नहीं अम्मा, यहाँ पर अमर सिंह का एक दोस्त रहता है, एक बार उससे ये मिल लेगा फिर हम चलेंगे। तो बोलती है कि ठीक है, ये मिल लेगा अपने दोस्त से, हम बाहर टेम्पो में ही बैठे हैं। तो अमर सिंह उसे बोलता है कि अरे अम्मा इतनी दूर आ गई हो, अंदर ही चलो, मेरे दोस्त को अच्छा लगेगा अगर तुम लोग भी अंदर चलोगे। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। तो विजयपाल अपने पूरे परिवार को लेकर अमर सिंह के साथ उस खंडर में अंदर चले जाता है। वहां पर एक बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछों वाला, बाल एकदम बिखरे हुए थे और कपड़े भी उसके कुछ अजीब ही थे, पुराने और मैले कुचैले। उनमें ही राख अपने शरीर पर लपेटे हुए बैठा था, जैसे ये बहुत दिनों से अंदर ही दफन हो। मतलब उसे देखकर भी उन्हें डर लग रहा था। तो विजयपाल अमर सिंह से पूछता है कि यार ये कैसा महाराज है, ये कैसा गुरुजी है तेरा, इसकी तो खुद हालत खराब हो रही, ये मेरी क्या ठीक करेगा। तो बोलते हैं कि यार चुप रह थोड़ी देर, गुरुजी अभी ध्यान में है। तो जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो वो जो बैठा था वो अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है अरे अमर सिंह आ गए तुम। बोलता है कि हाँ गुरुजी आ गया, और वो उसके पैर छूता है। लेकिन जो अमर सिंह के साथ विजयपाल और उसकी फैमिली आई थी, वो दूर उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे ये उसको मार ही डालेगा। वो बहुत ज्यादा डर चुके थे उससे। उसके बच्चे तो अपनी माँ के पीछे ही छुपे खड़े थे। जो अमर सिंह का गुरुजी था वो बोलता है कि तुम विजयपाल ही हो ना। वो बोलता है कि हाँ गुरुजी मैं विजयपाल ही हूँ। अरे अमर सिंह ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था, तुम्हारी समस्या के बारे में, सॉल्यूशन एक दो दिन में ही हो जाएगा। तो बोलता है कि गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये तुम्हारा बच्चा है, लड़का है ना। बोलता है कि हाँ गुरुजी एक लड़का है एक लड़की है। तो वो विजयपाल के जो बच्चे थे उन्हें बुलाता है कि बेटा इधर आओ, लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे, खासकर विजयपाल का लड़का। लेकिन गुरुजी जब दो तीन बार कहते हैं तो अमर सिंह कहता है कि अरे बेटा, गुरुजी की बातों की अवहेलना नहीं करते, जाकर एक बार गुरुजी के पास उनके चरण स्पर्श करो। तो वो दोनों चले जाते हैं और गुरुजी के चरण स्पर्श करते हैं। तो गुरुजी उनके माथे पर एक टीका लगाता है, लाल जैसे सिंदूर था, सर में थोड़ी सी राख ऐसे ऊपर लगा देता है अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो जो गुरुजी है वो विजयपाल को बोलता है कि अरे विजयपाल, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान निकाल दिया है, कभी बात में बोले। तो बोलता है कि गुरुजी आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। बोलता है कि करते नहीं, कर दिया, अब तुम लोग जा सकते हो। वो उन्हें एक छोटी सी मटकी रखी थी, उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद देता है और वो सब खा लेते हैं और वहां से टेम्पो में बैठ के घर के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे तो पता नहीं अचानक क्या होता है, एकदम से टेम्पो के सामने एक ट्रक बहुत स्पीड में आता है। वो ट्रक से अपने टेम्पो को बचाने के लिए एक गड्ढे में टेम्पो को कूदा देता है। हालांकि गड्ढा इतना गहरा नहीं था और उन्हें चोट भी नहीं आई थी, लेकिन पता नहीं अचानक क्या होता है, गड्ढे में उतारने के दौरान जो विजयपाल का लड़का था वो दूसरी तरफ जल्दबाजी में कूद जाता है। हालांकि सारे जो टेम्पो गड्ढे में गिरा था सब उधर ही थे, उसमें सब अंदर बैठे थे, किसी को कोई चोट नहीं आई। लेकिन जो विजयपाल का लड़का था
वो टेम्पो को जैसे ही गड्ढे में गिरता हुआ देखता है तो वो दूसरी तरफ यानी जिधर ट्रक आ रहा था उधर ही कूद जाता है और वो सीधा का सीधा ट्रक के पिछले पहियों के नीचे आ जाता है और उसका पूरा शरीर कुचला जाता है वहीं पर। उसकी जैसे लाश भी नहीं मिली थी, उसके पूरे शरीर के चिथड़े उड़ गए थे। उसका शरीर पूरा सड़क से ऐसे चिपक गया था, कुछ हिस्सा तो उसका ट्रक से ही चिपका रह गया था। अब देखने वाले बताते हैं कि वहां पर जो उसके शरीर के अंग थे वो इधर उधर ऐसे बिखर गए थे। अब सब वहां पर जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं और ट्रक वाला भी अपना ट्रक रोककर साइड में लगा लेता है। सब लोग जो टेम्पो नीचे गिरा हुआ था उसमें से लोगों को निकालते हैं और किसी को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन जो विजयपाल की पत्नी थी उसको ही हाथ और पैर में चोट आई थी। उसकी पत्नी को तो पता भी नहीं था कि उसका जो लड़का है वो जा चुका है, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी और उसे होश हॉस्पिटल में जाकर ही आया था, जो कि एम्बुलेंस लेने आई थी। और उसे जब पता चला तो उसको अपनी हालत सुधारने में कई दिन लग गए और उसकी हालत तो इतनी खराब थी कि वो खुद अपने बेटे के दाह संस्कार में भी नहीं पहुंच सकी। ट्रक वाला था वो अपनी गलती मान लेता है। वो कहता है कि मुझे नींद आ गई थी एकदम से और इस दौरान ही ये हादसा हुआ। तो अब लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते क्योंकि सब मान रहे थे कि वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट जिसमें विजयपाल के लड़के की डेथ हुई। हालांकि जो ट्रक का मालिक था उसने हर्जाने के तौर पर उन्हें पैसे भी दे दिए थे, लेकिन बेटे की जान हर्जाने से ज़्यादा थी। लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। वो अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपने बेटे का शोक ही मनाते हैं। अभी विजयपाल के लड़के अमित को मरे हुए 7 दिन ही हुए थे कि जो उसकी लड़की थी वो 9 साल की थी। जो विजयपाल की लड़की थी वो 9 साल की थी। उसे उसका लड़का अमित दिखने लग जाता है अपने घर के बाहर। वो जैसे उसके पोजेस में आ गई थी। वो बार बार कहती कि भैया मुझे बाहर बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। अब विजयपाल और विजयपाल की पत्नी भी डर गए थे कि यार ये क्या है। पहले तो वो सोच रहे थे कि शायद बच्ची को सदमा लगा है, लेकिन वो एकदम से बेहोश हो जाती और पागलों की तरह कई बार ऐसी हरकतें करती जैसे वो पागल ही है। धीरे धीरे लगभग 2 या 3 दिन बीत चुके, लेकिन उस लड़की की हालत में कोई सुधार नहीं आता। जैसे ही रात होती वो बोलने लगती कि भैया बाहर खड़े हैं, मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं। वो खिलौने लेकर बाहर खड़ा है, मुझे बुला रहा है, मुझे बाहर जाने दो। विजयपाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यार ये चल गया। ऐसे ही इसके अगले दिन विजयपाल के एक रिश्तेदार का फोन आता है। वो कहीं बाहर गया हुआ था, उसे पता चलता है तो वो बोलता है कि यार मैं कल आऊँगा। तो अगले दिन विजयपाल का वो जो रिश्तेदार था वो आता है और वो पूछता है कि यार कैसे क्या हो गया। तो वो बताता है कि यार मेरे लड़के की ऐसे डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। हम वहाँ पर कहीं घूमने के लिए गए थे, लेकिन उससे बड़ी एक और समस्या आ गई है। तो वो रिश्तेदार पूछता है कि इससे बड़ी क्या समस्या आ गई है। वो बोलता है कि बेटा गया तो गया, मुझे लगता है मेरी बेटी भी ऐसे ही चली जाएगी। ये दिन रात ऐसे बोलती है कि भैया आ गए हैं, मेरे लिए खिलौने लेकर आए हैं, उसे मेरे साथ खेलना है। और पूरी रात ये ऐसे पागलों जैसे हरकतें करती है, चिल्लाती है और बोलता है ऐसी बात है क्या, इसका समाधान है। मेरा एक दोस्त है वो इन्हीं सब कामों को करता है। तो विजयपाल उसे बोलता है क्या कोई तांत्रिक वांत्रिक है क्या। वो बोलता है कि नहीं, वो तांत्रिक नहीं है, लेकिन वो तांत्रिक से कम भी नहीं है, साधारण सा हनुमान जी का भक्त है। तो बोलता है कि यार उसे बुला ले, मुझसे मेरी बच्ची की हालत देखी नहीं जाती। तो बोलता है कि ठीक है, मैं उसे अभी फ़ोन कर देता हूँ, वो कल सुबह तक आ जाएगा। और अगले ही दिन एक सफ़ेद धोती कुर्ते में एक लगभग 40 साल का आदमी आता। उसके माथे पे बस एक टीका कड़ा हुआ था और गले में एक माला थी जिसमें सिर्फ एक ही रुद्राक्ष था।
दिखने में बहुत ही साधारण और सामान्य दिख रहा था। तो वो आकर पूछता है कि क्या समस्या हो गई। जो विजयपाल का रिश्तेदार था वो उसे बोलता है कि यार तुम्हें पता तो है, तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि क्या समस्या हो गई है, बस इसका सॉल्यूशन निकाल दो। तो बोलता है कि मुझे पता चल गया, लेकिन जो इन्हें पता है ना वो अधूरी बात है, इनको पूरी बात नहीं पता है। तो विजयपाल के जैसे एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है कि क्या अधूरी बात है, हमें क्या नहीं पता है, हमें एकदम डिटेल में बताओ, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो बोलता है कि तुम्हारा बेटा किसी एक्सीडेंट में नहीं मरा है, उसकी तो बलि दी गई है। बोलता है कि बलि? बोलता है कि हाँ, जो तुम्हें तुम्हारा जिगरी दोस्त तुम्हारा सहायक बनकर तुम्हें लेकर गया था ना, तो उस गुरुजी के पास उसने ही तुम्हारे बच्चे की बलि ली है। उसने जो इसके माथे पर जो टीका निकाला था ना, वो कोई साधारण टीका नहीं था, वो बलि के लिए अपने खून से ही निकाला था उसने, इसलिए इसकी बलि दी है। वो जो उसका गुरुजी है वो कोई गुरुजी नहीं, एक तांत्रिक है जो तुम्हारे पड़ोस का रहने वाला है ना, इसने ही तुम्हारे बच्चे की बलि दिवाई है। क्योंकि इसका कोई लड़का नहीं था, इसलिए तो उसने तुम्हारे बच्चे की बलि दिला दी। तो ये सुनकर विजयपाल बहुत ही डर जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि जिस दोस्त पर उसने इतना भरोसा किया उसने ही उसके पीठ में छुरा घोंपा। और वो अपने घर से ही अपनी लाठी लेकर जैसे ही उसके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि जो अमर सिंह था उसके घर पे ताला लगा हुआ था, वहां पर कोई नहीं था। और वो ताले को तोड़कर जैसे ही अंदर जाकर देखता है, उसके घर से आधे से ज्यादा सामान गायब था, और ना ही उसका टेम्पो था और ना ही अमर सिंह था। तो वो किसी से पूछता है कि कहाँ गया है अमर सिंह, क्योंकि उसके सर पे खून सवार था। तो वो बताते हैं कि अमर सिंह तो गांव छोड़कर चला गया, वो कल रात को ही चला गया था यहाँ से अपने पूरे सामान को लेकर। तो पूछता है कि कहाँ गया, तुम्हें पता कर गया है या नहीं। तो बोलता है कि यार पक्का दोस्त तो तुम्हारा है, तुम्हें बता कर जाता, हमें थोड़ी बता कर जाएगा। तो बोलता है कि मुझे पता है वो कितना मेरा पक्का दोस्त है, उसने मेरे साथ जो किया है ना, वो तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। अगर वो मुझे मिल गया ना, मैं उसको मेरा पक्का दोस्त ही बनाऊंगा। वो ये कहकर गांव में इधर उधर चक्कर काट रहा था कि वो मिल ही जाए, लेकिन वो तो गांव छोड़कर जा चुका था और उसके बाद वापस गांव में कभी नहीं आया, क्योंकि उसे शक हो गया था, या शायद ये कहें कि उसे पता चल गया था कि विजयपाल को इस बात का पता चल गया या चल जाएगा कि ये कांड किसने और क्यों करवाया है, उसकी जान पर खतरा आ जाता। ये सोचकर अमर सिंह अपने गांव को छोड़कर वहां से चला गया। ये एक रियल स्टोरी है, ये स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें शेयर की है। दोनों ही उसके पड़ोसी थे, अमर सिंह और विजयपाल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।